नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अहम और दिलचस्प दौर की पड़ताल करने वाले हैं। वो दौर जो करीब 1989 के बाद शुरू हुआ और जिसने देश की सियासत को काफी हद तक बदल दिया। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो भारतीय राजनीति के लिए। हमारे पास कुछ लेख और शोध हैं जो इस काफी उलझे हुए दौर को समझने में हमारी मदद करेंगे। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके नतीजे काफी हैरान करने वाले थे और जिनका असर आज भी महसूस होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें समझना आज भी एक चुनौती है कई मायनों में। तो आज हमारा इरादा है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि इस दौर के बड़े बदलाव क्या थे, जैसे कांग्रेस का दबदबा कैसे कम हुआ, गठबंधन सरकारों का दौर क्यों शुरू हुआ, मंडल मुद्दा क्या था और उसका असर क्या हुआ, नई आर्थिक नीतियां कैसे आईं, और हाँ, राम जन्मभूमि आंदोलन ने राजनीति को कैसे प्रभावित किया। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। कहा जा सकता है कि 80 के दशक के आखिर में 5 ऐसी बड़ी बातें हुई जिन्होंने हमारी राजनीति पर बहुत गहरा और लंबा असर डाला। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बदलाव से। ठीक है। सबसे बड़ा झटका था शायद 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार। सोचिए, 1984 में 415 सीटें। हाँ, 415 सीटें जीतने वाली पार्टी 5 साल बाद सिर्फ 197 सीटों पर आ गई। मतलब आधा भी नहीं। ये वाकई बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। हालांकि 1991 के मध्यावधि चुनावों के बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी जरूर। हाँ, नरसिंह राव के नेतृत्व में। हाँ, पर 1989 के चुनाव ने उस चीज को खत्म कर दिया जिसे राजनीति के जानकार कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली कहते थे। सही कहा। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी तो बनी रही, लेकिन राजनीति के केंद्र में उसकी जो पहले वाली पकड़ थी वो वैसी नहीं रही। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस प्रणाली का मतलब सिर्फ पार्टी का दबदबा नहीं था। इसका मतलब था कि कांग्रेस अपने आप में एक तरह का गठबंधन थी जिसमें अलग अलग सोच, गुट, जातियां, वर्ग सब एक साथ समाये हुए थे। अच्छा, एक अम्ब्रेला पार्टी की तरह। बिल्कुल। 60 के दशक के आखिर में भी कांग्रेस के इस दबदबे को चुनौती मिली थी, याद होगा आपको। हाँ, सिंडिकेट बनाम इंडिकेट वाला दौर। हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने वापसी कर ली थी। 90 के दशक की चुनौती बिल्कुल अलग थी। इस बार कांग्रेस का स्थान लेने के लिए कोई एक अकेली पार्टी सामने नहीं आई और यहीं से भारतीय राजनीति का मिजाज बदलना शुरू हुआ, मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ। बिल्कुल। और इसी बदलते माहौल में दूसरा बड़ा मोड़ आया, मंडल मुद्दे का राजनीति के केंद्र में आना। मंडल ये हुआ 1990 में, जब वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की एक अहम सिफारिश लागू करने का फैसला किया। फैसला था केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के लिए आरक्षण का 27%। हाँ, और ये फैसला आते ही जैसे एक भूचाल सा आ गया। हाँ, इस फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में, खासकर उत्तर भारत में, जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ हिंसक भी हुए। बिल्कुल, एंटी मंडल प्रोटेस्ट। ओबीसी आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच जो टकराव था, यही मंडल मुद्दा कहलाया और इसने 1989 के बाद की राजनीति को गढ़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ से चीजें वाकई तेजी से बदली। थोड़ा पीछे जाएं तो ये मंडल आयोग दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। हाँ, ये 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने बनाया था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। अच्छा। इसका काम था ये पता लगाना कि भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन कौन से हैं, SC ST के अलावा जी, और उनकी हालत सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सिफारिशें देना। आयोग की SC ST के अलावा भी बहुत सी जातियां हैं जिन्हें समाज में नीचा माना जाता था और सरकारी नौकरियों या शिक्षण संस्थानों में जिनकी मौजूदगी ना के बराबर थी। इन्हीं को ओबीसी कहा गया। आयोग ने इनके लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। ओके। साथ ही जमीन सुधार जैसे कुछ और सुझाव भी दिए थे, पर मुख्य फोकस आरक्षण पर रहा। अगस्त 1990 में, जैसा आपने कहा, वीपी सिंह सरकार ने नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश लागू कर दी। जाहिर है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसे इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। हाँ, बहुत चर्चित केस रहा ये। बिल्कुल। नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। हाँ, कुछ शर्तें जरूर लगाईं, जैसे क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने की बात कही। अच्छा, क्रीमी लेयर। हाँ, भले ही इसे लागू करने के तरीकों पर पार्टियों में बहस चलती रही,
पर धीरे धीरे ओबीसी आरक्षण की नीति को लगभग सभी बड़ी पार्टियों का समर्थन मिल गया। ये एक अहम बदलाव था। और इसका सीधा राजनीतिक असर ये हुआ कि ओबीसी समुदायों में अपनी पहचान को लेकर एक नई चेतना जगी, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक पॉलिटिकल असर्शन हुआ। उन पार्टियों को फायदा हुआ जो इन समूहों को गोलबंद कर रही थीं। इसी दौर में कई ऐसी पार्टियां उभरीं जिन्होंने ओबीसी के लिए बेहतर शिक्षा, रोजगार और सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग उठाई। सही। और इसी दौर में एक और अहम चीज हुई जिसका जिक्र जरूरी है, दलित राजनीति का मुखर होना। हाँ बिल्कुल, 1978 में बामसेफ बना था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का यूनियन नहीं था, बल्कि इसका मकसद था बहुजन यानी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के लिए राजनीतिक ताकत हासिल करना। अच्छा। इसी सोच से कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का जन्म हुआ। बीएसपी ने शुरू में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों के बीच काम किया, लेकिन 1989 और 1991 के चुनावों में उसे उत्तर प्रदेश में खासी कामयाबी मिली। आजाद भारत में यह पहली बार हो रहा था कि मुख्य तौर पर दलित वोटरों के समर्थन वाली कोई पार्टी इतनी बड़ी राजनीतिक सफलता पा रही हो। कांशीराम ने बहुत जमीनी और व्यवहारिक राजनीति की। उनका मानना था कि बहुजनों की बड़ी आबादी ही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। उनकी सोशल इंजीनियरिंग की बात भी होती है। हाँ बिल्कुल, तब से बीएसपी उत्तर प्रदेश की एक अहम राजनीतिक ताकत बनी हुई है। हालांकि उसका मुख्य आधार दलित वोटर रहे हैं, पर पार्टी ने वक्त के साथ दूसरे सामाजिक समूहों को भी जोड़ने की कोशिश की है। तो एक तरफ ये सामाजिक समीकरण बदल रहे थे, मंडल और दलित राजनीति का उभार, और दूसरी तरफ देश की आर्थिक दिशा भी बदल रही थी। ये था तीसरा बड़ा बदलाव, नई आर्थिक नीतियां। लिबरलाइजेशन। हाँ, इसे कुछ लोग स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं, या अब सीधे सीधे नए आर्थिक सुधार। इनकी हल्की शुरुआत तो राजीव गांधी के समय में ही दिखने लगी थी। हाँ, कुछ सुगबुगाहट थी। लेकिन 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान ये बहुत खुलकर सामने आए। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब। हाँ, वो एक निर्णायक मोड़ था। इन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वो दिशा ही बदल दी जिस पर आजादी के बाद से देश मोटे तौर पर चल रहा था। मतलब जिसमें सरकार की भूमिका बहुत बड़ी मानी जाती थी, अब बाजार को ज्यादा अहमियत दी जाने लगी। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हाँ बिल्कुल, इन नई आर्थिक नीतियों की काफी आलोचना भी हुई है, ये भी सच है, खासकर सामाजिक असर को लेकर। कई आंदोलनों और संगठनों ने सवाल उठाए हैं। हाँ, कि इससे असमानता बढ़ी वगैरह। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1991 के बाद जितनी भी सरकारें आईं, चाहे वो किसी भी पार्टी या गठबंधन की हों, उन्होंने कमोबेश इन नीतियों को जारी ही रखा है। हाँ, ये बात तो है। यहीं पर एक सवाल उठता है कि अगर आर्थिक नीतियों के बुनियादी ढर्रे पर ज्यादातर पार्टियां सहमत हैं, तो क्या इससे राजनीति में असली विकल्पों की गुंजाइश कम हो जाती है? मतलब चुनने के लिए क्या बचता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसी दौर का चौथा बड़ा घटनाक्रम था अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद, जो अचानक राष्ट्रीय राजनीति के बिल्कुल केंद्र में आ गया। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा बनकर उभरा। ये सदियों पुराना कानूनी और सियासी मसला था, लेकिन इसने उस वक्त कई राजनीतिक बदलावों को हवा दी। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसने धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की बहस को एक नई शक्ल दी और खासकर भारतीय जनता पार्टी के उभार में अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल, देखिए, इस मुद्दे की जड़ें काफी गहरी और उलझी हुई हैं। विवाद उस जगह को लेकर था जिसे करोड़ों हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। वहां 16वीं सदी में एक 3 गुंबद वाली इमारत बनाई गई थी जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। स्रोतों के मुताबिक इस इमारत के अंदर और बाहर हिंदू धर्म से जुड़े निशान और अवशेष साफ दिखते थे। इस मुद्दे को कुछ लोग भारत की प्राचीन सभ्यता और राष्ट्रीय गौरव से भी जोड़कर देखते थे। अच्छा। एक जिक्र 1858 का भी मिलता है, जब कुछ निहंग सिखों ने उस जगह पर कब्जा करके पूजा हवन किया था, जिन्हें बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने हटा दिया था। ओके। ये मामला दशकों तक अदालतों में चलता रहा। फिर 1986 में फैजाबाद, जो अब अयोध्या है, हाँ, वहां की जिला अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इमारत का ताला खोलने का आदेश दिया ताकि हिंदू वहां पूजा कर सकें। हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट था। हाँ, आम धारणा ये थी कि वो इमारत राम जन्मभूमि पर बने पुराने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। बाद में वहां मंदिर के लिए शिलान्यास भी हुआ, लेकिन आगे निर्माण की इजाजत नहीं मिली। अच्छा। तो हिंदू पक्ष को लगता था कि उनकी भावनाओं और दावों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
जबकि मुस्लिम पक्ष उस इमारत पर अपना कानूनी हक बनाए रखना चाहता था। जमीन के मालिकाना हक को लेकर दोनों समुदायों में तनाव बढ़ता गया, जिससे कई टकराव और कानूनी लड़ाइयां हुई। और फिर दिसंबर 1992 में वो विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इस घटना के बाद कई आलोचकों ने, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र और कानून के राज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हाँ, वो एक बहुत ही उथल-पुथल भरा दौर था। इस बेहद संवेदनशील और जटिल मुद्दे का हल आखिरकार लंबी कानूनी प्रक्रिया, मध्यस्थता की नाकाम कोशिशों, बड़े जन आंदोलनों के दबाव और अंत में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सर्वसम्मत 5-0 फैसले से निकला, जो 9 नवंबर 2019 को आया। हाँ, 2019 में अदालत ने इस फैसले में कोशिश की कि इस विवाद से जुड़े सभी पक्षों के दावों और हितों के बीच एक संतुलन बनाया जाए। फैसले में विवादित जमीन राम मंदिर बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दे दी गई। साथ ही अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए कोई अच्छी और मुनासिब जमीन दे। ओके। स्रोत इसे इस तरह देखते हैं कि भारत जैसे बहुलतावादी समाज में लोकतंत्र ऐसे मुश्किल मसलों को हल करने की गुंजाइश रखता है। ये हल संविधान की समावेशी भावना को ध्यान में रखते हुए कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन करके और पुरातत्व विभाग की खुदाई व ऐतिहासिक दस्तावेजों जैसे सबूतों के आधार पर किया गया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समाज में बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ और इसे एक नाजुक मुद्दे पर आम राय बनाने की मिसाल के तौर पर देखा गया, जो भारत के लोकतांत्रिक मिजाज की परिपक्वता दिखाता है, ऐसा कहा गया। और जैसा आपने कहा, ये पूरा घटनाक्रम बीजेपी के राजनीतिक सफर से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा पीछे देखें तो इमरजेंसी के बाद भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था। हाँ, 1977 में। पर वो ज्यादा दिन चली नहीं। पार्टी टूटने के बाद जनसंघ से जुड़े नेताओं ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनाई। सही। शुरू में बीजेपी ने गांधीवादी समाजवाद की बात की, थोड़ा नरम रुख अपनाया, लेकिन 1984 के लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 2 सीटें मिली। ये एक बड़ा झटका था उनके लिए। बिल्कुल। तब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर थी कांग्रेस के पक्ष में। हाँ, 1986 के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति बदली। उसने राष्ट्रवाद पर ज्यादा जोर देना शुरू किया और हिंदुत्व की राजनीति को अपनाया। हिंदुत्व शब्द को विनायक दामोदर सावरकर ने लोकप्रिय बनाया था। इसका मूल विचार ये था कि भारतीय होने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति भारत को अपनी पितृभूमि मतलब पूर्वजों की धरती और पुण्य भूमि यानी धर्म की धरती दोनों माने। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि एक मजबूत देश बनाने के लिए एक साझा राष्ट्रीय संस्कृति जरूरी है और भारत के लिए ये संस्कृति हिंदुत्व या हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। ओके। इसी दौरान 2 घटनाएं हुई जिन्होंने बीजेपी की राजनीति को नई दिशा दी, जैसा स्रोत बताते हैं। पहली थी 1985 का शाह बानो केस। हाँ, उसका जिक्र पहले भी आया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो के हक में फैसला दिया कि उसके पूर्व पति को गुजारा भत्ता देना होगा। कुछ पुराने ख्यालात के मुस्लिम नेताओं ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी माना। उनकी मांग पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक कानून बनाया, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस कदम का कई महिला संगठनों, उदारवादी मुस्लिम समूहों और बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण यानी मुस्लिमों को खुश करने की नीति कहकर आलोचना की। और दूसरी बड़ी घटना थी अयोध्या मुद्दा, जिसने बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने का बड़ा मौका दिया। तो ये सारे बड़े बदलाव एक साथ हो रहे थे। कांग्रेस का कमजोर होना, मंडल, नई आर्थिक नीतियां, हिंदुत्व का उभार, इन सब राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच एक और दुखद घटना हुई। 5वां बड़ा मोड़ था मई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सदमा था देश के लिए। इसने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अचानक एक बड़ा बदलाव ला दिया। हाँ, तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान श्रीलंका के तमिल अलगाववादी संगठन LTTE से जुड़ी एक महिला आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी थी। इसका असर 1991 के चुनावों पर भी पड़ा। हत्या के बाद हुए बाकी चरणों के मतदान में कांग्रेस को सहानुभूति का फायदा मिला और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन बहुमत फिर भी नहीं मिला था शायद। नहीं, बहुमत नहीं था।
राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को अपना नेता चुना, जो देश के अगले प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने फिर गठबंधन सहयोगियों के साथ सरकार चलाई। हाँ, तो 1989 के बाद तस्वीर ये बनी कि कांग्रेस कमजोर हुई, लेकिन कोई एक पार्टी उसकी जगह लेने की स्थिति में नहीं थी। यहीं से शुरू हुआ गठबंधन सरकारों का दौर, जिसकी बात हम कर रहे थे। बिल्कुल। 1989 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी बहुमत से दूर थी। उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। तब जनता दल और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन राष्ट्रीय मोर्चा ने सरकार बनाई। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। हाँ। और मजे की बात ये थी कि इस सरकार को बाहर से दो बिल्कुल अलग विचारधारा वाले खेमों, बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन दिया। हाँ, ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग था। मतलब बिल्कुल विपरीत ध्रुव एक साथ आ गए थे कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ राजनीति के लिए? इसका सीधा मतलब था कि भारत में सही मायनों में बहुदलीय व्यवस्था का दौर शुरू हो गया था, मल्टी पार्टी सिस्टम। 1989 के बाद से कई पार्टियां इतनी ताकतवर हो गई कि किसी एक या दो पार्टी के लिए अकेले दम पर बहुमत लाना मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि 1989 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 25 साल तक, केंद्र में किसी एक पार्टी को लोकसभा में अपने बूते स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 25 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। बिल्कुल। इसी वजह से केंद्र में गठबंधन सरकारों का लंबा सिलसिला चला, कोalition पॉलिटिक्स। इन गठबंधनों में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका बहुत अहम हो गई, वो किंग मेकर बनने लगी। अच्छा। हमने इस दौर में कई तरह के गठबंधन देखे। 1996 में बना संयुक्त मोर्चा, जिसमें जनता दल और कई क्षेत्रीय दल थे, और इसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। देवगौड़ा और गुजराल प्रधानमंत्री बने। हाँ, वो दौर भी याद है। फिर 1998 और 1999 में बीजेपी के नेतृत्व में बना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। 1999 में बनी एनडीए सरकार ने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, जो गठबंधन सरकारों के दौर में एक बड़ी बात मानी गई। हाँ, स्थिरता के लिहाज से। बिल्कुल। इसके बाद 2004 और 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकारें बनी, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरे किए। तो ये पूरा एक युग था गठबंधन का। बिल्कुल। ये सिलसिला 2014 में जाकर टूटा, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अकेले ही 282 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। हाँ, लगभग 30 साल बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। बिल्कुल। हालांकि बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए की ही सरकार बनाई। हाँ, गठबंधन जारी रहा। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने अपनी सीटें और बढ़ाईं, 303 तक पहुंच गईं। लेकिन पूर्ण बहुमत के इस दौर में भी गठबंधन राजनीति पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं हुई है, क्योंकि एनडीए आज भी एक गठबंधन है। सही कहा, गठबंधन की अपनी एक प्रासंगिकता बनी हुई है। गठबंधन सरकारों के इस लंबे दौर को हम अचानक हुई कोई चीज नहीं मान सकते। ये असल में पिछले कई दशकों से चल रहे बदलावों का नतीजा था। जैसा हमने पहले बात की, कभी कांग्रेस खुद ही एक बड़ा गठबंधन थी, वो कांग्रेस प्रणाली। हाँ। लेकिन 60 के दशक के बाद से धीरे धीरे अलग अलग समूह कांग्रेस से छिटकने लगे और अपनी पार्टियां बनाने लगे। 70 के दशक के आखिर में और उसके बाद कई ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। इन सब वजहों से कांग्रेस कमजोर हुई, लेकिन लंबे समय तक कोई एक पार्टी उसकी जगह नहीं ले पाई। इसी खाली जगह को भरने के लिए गठबंधन राजनीति जरूरी हो गई एक तरह से। ये तो बिल्कुल साफ तस्वीर दिखती है। अगर हम 1989 के बाद के दौर को देखें, तो अक्सर कहा जाता है कि ये कांग्रेस के ढलान और बीजेपी के उभार का दौर था। हाँ, मोटे तौर पे ये सच है। चुनावी आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि इन दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला रहा है। 1989 के बाद से ज्यादातर चुनावों में इन दोनों पार्टियों को मिले कुल वोट 50% से ज्यादा ही रहे हैं, सिर्फ 1996, 2004 और 2009 को छोड़कर, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, मतलब मुकाबला मुख्य रूप से इन्हीं 2 के इर्द गिर्द रहा। तो 90 के दशक के बाद से देश की राजनीति मुख्य तौर पर 2 ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती रही। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन। बेशक और भी पार्टियां थीं, तीसरा मोर्चा भी बनता रहा, लेकिन सत्ता का खेल इन्हीं 2 खेमों के बीच ज्यादातर चलता रहा। हाँ, ये मुकाबला और खींचतान तो साफ दिखती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और दिलचस्प बात हुई है जिसका जिक्र आपके स्रोतों में भी है। वो ये कि इतनी सारी पार्टियों और इतने मतभेदों के बावजूद कुछ अहम मुद्दों पर ज्यादातर दलों के बीच एक
एक आम सहमति से बनती दिखी है, एक तरह का कंसेंसस। अच्छा, हाँ, किन मुद्दों पर? इस सहमति के मोटे तौर पर 4 पहलू नजर आते हैं। पहला, नई आर्थिक नीतियों पर सहमति, जिसकी बात हमने की। हाँ, भले ही कई समूह और आंदोलन इन नीतियों का विरोध करते रहे हों, पर ज्यादातर राजनीतिक दल अब इनके समर्थन में आ गए हैं। उनकी आम राय है कि यही नीतियां देश को तरक्की और दुनिया में आर्थिक ताकत का दर्जा दिलाएंगी। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनैतिक और सामाजिक दावों को मान्यता मिलना। मंडल के बाद वाला असर। हाँ, अब लगभग सभी पार्टियां मानती हैं कि पिछड़ी जातियों की मांगों पर ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए अब सब पार्टियां ओबीसी के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का समर्थन करती हैं। साथ ही पार्टियां ये भी कोशिश करती हैं कि सत्ता में ओबीसी को ठीक-ठाक हिस्सेदारी मिले। ठीक है। तीसरा, देश चलाने में राज्यों की पार्टियों यानी क्षेत्रीय दलों की भूमिका को स्वीकार करना। अब राष्ट्रीय पार्टी और राज्य की पार्टी के बीच का फर्क कम होता जा रहा है। हाँ, वो केंद्र में भी अहम हो गए हैं। बिल्कुल, क्षेत्रीय दल केंद्र की सत्ता में भागीदार बन रहे हैं और पिछले करीब 20-25 सालों से देश की राजनीति में उनकी अहम भूमिका रही है। ये सबने मान लिया है। और चौथा पहलू है विचारधारा से ज्यादा व्यवहारिता पर जोर, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। गठबंधन बनाने के लिए पार्टियां अब विचारधारा के मतभेदों को किनारे रखकर भी हाथ मिलाने को तैयार दिखती हैं। मतलब सत्ता ज्यादा जरूरी हो गई। कह सकते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी ज्यादा अहम हो गई है। मिसाल के तौर पर, जैसा स्रोत बताते हैं, एनडीए के ज्यादातर सहयोगी दल बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं थे। हाँ, फिर भी वे एक सरकार बनाने के लिए एक साथ आए और पूरे 5 साल सरकार चलाई भी। तो ये एक नई तरह की राजनीति थी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे भारतीय राजनीति एक पार्टी के दबदबे वाले दौर से निकलकर ज्यादा मुकाबले वाली, कई पार्टियों वाली व्यवस्था में बदली। हाँ, और इस मुकाबले के बीच भी कुछ अहम मसलों पर एक आम सहमति सी बन गई। भले ही 2014 और 2019 में एक पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय दलों का महत्व अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल। इसके साथ ही ये याद रखना भी जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियों के दायरे से बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है। कई जन आंदोलन और संगठन हैं जो विकास के नए रास्ते तलाश रहे हैं, लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, सिविल सोसाइटी, हाँ, गरीबी, विस्थापन, मजदूरी, रोजी रोटी और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे जमीनी आंदोलनों के जरिए ही राजनैतिक एजेंडे पर आ रहे हैं। ये आंदोलन सरकार को उसकी जिम्मेदारियां याद दिला रहे हैं। इसी तरह इंसाफ और लोकतंत्र से जुड़े सवाल भी लोग अलग अलग स्तरों पर जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्र के आधार पर उठा रहे हैं। ये भी राजनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। हम लोकतंत्र के भविष्य की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। इतना जरूर कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक राजनीति चलती रहेगी। लेकिन इन सारे बदलावों को देखते हुए एक सवाल मन में जरूर उठता है। एक तरफ पहचान की राजनीति, मतलब जाति, धर्म, इनका जोर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आर्थिक नीतियों पर सहमति बन रही है और गठबंधन बनाने में विचारधारा से ज्यादा व्यवहारिकता हावी हो रही है। इन सब का मिला-जुला असर भविष्य में भारत में राजनीतिक नुमाइंदगी यानी प्रतिनिधित्व और जवाबदेही के मिजाज पर कैसा पड़ेगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, चारों तेजक प्रश्न है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है शायद। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है। भारतीय राजनीति के इस अहम दौर की हमारी इस पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ नए मुमकिन और सोचने के लिए कुछ मुद्दे मिले होंगे।